नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आइए जल्दी से कमेंट में। मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। क्लाइमेटोलॉजी का आज हमारा थर्ड सेशन है। आप लोगों को अच्छे से याद आ रहा होगा कि पिछले दो सेशन में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया, एटमॉस्फेयर वाला। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग उसके क्वेश्चंस लगाना एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक के। उसमें जो कुछ यूनिक पॉइंट थे मैंने वो भी आप लोगों को बता दिए। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट सोलर फ्लेयर्स, यानी कि जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं। सोलर फ्लेयर्स का मतलब समझ आता है, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या होती हैं, वायुमंडल में रंगीन प्रकाश कहाँ उत्पन्न होता है। हमने ये भी पढ़ा था फिर कि जो हमारा वायुमंडल है उसका क्या एडवांटेज है। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। ओके। यूट्यूब पर क्लास डेली कराएंगे? यूट्यूब पर क्लास डेली तो ये वाला तो नहीं कराएंगे, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए किसी भी एक टाइमिंग को चूज करके पहले की तरह प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। ओके, है ना? बताओ आप लोग को कि क्या हाल चाल है। पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो सबको समझ आ गया? अब पर मंथ ऐसा ही बैच रहेगा जो एक महीने में पूरा हो जाएगा। क्या दिक्कत है, आप एक बात बताओ। अगर आपका जो सिलेबस है एक महीने में पूरा कराया जा रहा है तो इसमें नुकसान क्या है, आपको ये बताओ। आप पूरा बैच कंप्लीट करो। एक भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक छूटा हुआ है, आप मुझे बताओ, मैं उसका 3 गुना पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि कुछ छोड़ ही नहीं रहे। एक्चुअल में होगा क्या, सैटरडे को मैं बड़ी क्लास लूंगा आपकी, ठीक है, और कुछ स्लाइड का भी यूज करेंगे, तब जाकर कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं सैटरडे और संडे ऑफ रखूंगा फिर भी सिलेबस हो जाएगा। ओके, चलिए मेरे भाई, आज के टॉपिक पर आते हैं, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। और जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अच्छा, आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो अभी तक बैच परचेज नहीं किया है, बैच परचेज करना चाहता है, तो केवल 199 रुपए में एसएससी के सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप 199 रुपए में ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो ज्योग्राफी लेना ले सकते हैं आप, और कोई सब्जेक्ट खरीदना चाहते हैं तो मतलब पर सब्जेक्ट आपको केवल 199 रुपए फीस कर दी है, और पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है आपका 199 रुपए में। इससे और सस्ता क्या चाहिए है। अभी एडमिशन ओपन है तो आप लोग जा सकते हैं। अनीता सिंह का कमेंट आ रहा है, गुरुजी स्टैटिक जीके का कोर्स लाइए ना प्लीज। ओ चलिए जी, आज का टॉपिक आप लोग हेडिंग डालोगे एटमॉस्फेयर प्रेशर। बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और ये वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब पर कभी पढ़ाया भी नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। आप लोगों को पहले से भी पता होगा इसके बारे में, क्योंकि लगभग फिजिक्स ही है ना। फिजिक्स जो आप एकेडमिक लेवल पर पढ़ते हो वहां पर आपको ये वाला टॉपिक देखने को मिलता है। एक बात सोचो, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, राइट, मतलब ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के सराउंडिंग में यहां पर ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशन के कारण एयर यहां पर चिपकी हुई है। बिल्कुल आप ऐसे मान लो। अब बिल्कुल आप ऐसे समझो मेरी बात को कि आपके पास एक टायर है। आगे बात समझ में? एक में हवा भरी हुई है और एक टायर जो है उसमें हवा नहीं है, वो पंचर है। अगर आप दोनों का वेट निकालोगे तो सिंपल सी बात है, जिसमें हवा भरी हुई है, ध्यान से सुनना, जिसमें हवा भरी हुई है, सिंपल सी बात है, उसका वजन ज्यादा होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। कॉमन सेंस वाली बात है, प्रैक्टिकली सोचकर देखो। तो ये जो वजन बढ़ा, ये वजन किसकी वजह से बढ़ा? एयर की वजह से बढ़ा। इससे हमें यह पता चलता है कि एयर क्या करती है, एयर फोर्स अप्लाई करती है, और एयर जब फोर्स अप्लाई करेगी तो इसी को फिर, वो फोर्स जो पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई होगा उसी को फिर हम एयर प्रेशर का नाम देंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? दैट मीन्स एयर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? एयर प्रेशर का मतलब हुआ, ध्यान से समझना, एयर प्रेशर का मतलब यह हुआ कि भाई साहब, जो एयर अर्थ के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अपना जो फोर्स अप्लाई करेगी उसी को हम एयर प्रेशर के नाम से जान सकते हैं, वायुमंडलीय दाब के नाम से जान सकते हैं।
अब काफी लोग इस बात को लेकर के डाउटफुल रहते हैं कि सर हमें यह नहीं पता हवा कैसे बनती है, हवा का निर्माण कैसे हो जाता है। कभी कभी तो बहुत धीमे धीमे हवा चलती है, कभी कभी आंधी तूफान चलना शुरू कर देते हैं, भाई साहब टीन सेट उड़ गया, पता चला बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एयर प्रेशर में होने वाला वेरिएशन ही है। यानी कि जब जब वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होगा तब तब हवा बनेगी, तभी पवनें बनेंगी, तभी तूफान आएंगे, आंधी आएंगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दाब जो है, वो एक ऐसा फैक्टर है हमारी अर्थ से रिलेटेड कि यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन क्रिएट करता है। सर्कुलेशन कैसे क्रिएट करता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, देखो ध्यान से, डेफिनेशन क्या होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? डेफिनेशन होगी इसकी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर on particular area called एयर प्रेशर। साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलना, हिंदी में लिखता हूं मैं। यानी कि वायु द्वारा निश्चित क्षेत्र पर, राइट, किसके द्वारा? एयर के द्वारा, पर्टिकुलर एरिया में, निश्चित क्षेत्र पर डाला गया जो दाब होगा उसे क्या कहा जाएगा? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये डेफिनेशन हो जाएगी एयर प्रेशर की। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, समझना। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं तो बेसिकली हम बार लेते हैं यूनिट, लेकिन जो मेजरमेंट करते हैं हम वो मिली बार में करते हैं। किसमें करते हैं हम? मिली बार में। मिली बार में मापन किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है? आंसर होगा आपका मेजर्ड बाई, कई स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा भी था, बैरोमीटर, राइट। बैरोमीटर द्वारा मापन होता है। बैरोमीटर द्वारा मापन होता है, समझ रहे हैं? है? किसके द्वारा होता है? बैरोमीटर के द्वारा मापन होता है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अब बैरोमीटर, आपने थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर जो कभी कभी हमें फीवर आ जाता है, डॉक्टर यूज करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसमें आपने देखा होगा एक वाटर जैसा लिक्विड होता है, बेसिकली वो मरकरी या पारा होता है। उसी से तो पता चलता है भाई, रीडिंग किससे लोगे? एज अ इंडिकेटर किसको प्रयोग करोगे? मरकरी को। प्रश्न ये उठता है कि बैरोमीटर में मरकरी को ही क्यों चुना गया? पानी से बैरोमीटर नहीं बना सकते थे क्या? इसके पीछे कारण है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो मरकरी या पारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विड मेटल बोला जाता है ना, उसे द्रवित धातु बोला जाता है, उसे पारे को या मरकरी को, जिसे Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाँ या ना? फायदा यह है कि मरकरी जो है, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी ज्यादा हाई। मतलब अगर आप उसे ले जाते हो किसी भी डेजर्ट वाले एरिया में, राइट, उसे ले जाते हो आप डेथ वैली में, तो ऐसा नहीं होगा कि अब एक तो पानी वाला आप लेकर गए और एक लेकर गए आप मरकरी वाला, तो पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जो पानी वाला होगा उसका वाटर वेपराइज हो जाएगा, रीडिंग कहां से आएगी? इंडिकेटर ही नहीं है। जबकि मरकरी वाला होगा वो बॉयल होना शुरू नहीं करेगा, ध्रुवों पर ले जाओगे तो आसानी से जमेगा नहीं। तो याद रखना, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, फ्रीजिंग पॉइंट काफी लो होता है, इसीलिए मरकरी को प्रयोग किया गया। ध्यान से सुनना अगला पॉइंट। अब इस मरकरी की वैल्यू मानकर चलो Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी स्थान पर नीचे जा रही है तो क्या होगा? मरकरी की वैल्यू पहले नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर क्या होगा?
और मरकरी की वैल्यू सबसे मतलब लगातार ऊपर जा रही है तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, अगर नीचे जा रही है तो ये इंडिकेट करेगी लो प्रेशर को। ये किसको इंडिकेट करेगी? लो प्रेशर को। अगर मरकरी पहले नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है तो इसका मतलब ये इंडिकेट करेगी कि लगातार क्या हो रहा है? वेरिएशन आ रहा है। अगर ऊपर जा रही है तो ये इंडिकेट करेगी किसको? हाई प्रेशर को। तो फिर इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ध्यान से, जहां कहीं भी लो प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो वहां पर फिर क्या आएगा? स्टॉर्म, वहां पर तूफान आएगा। अगर वेरिएशन लगातार हो रहा है तो वहां पर वर्षा की संभावना होगी। और अगर मरकरी में पारा हाई बना हुआ है, मतलब हाई प्रेशर है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर होगा एकदम क्लियर वेदर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात समझ नहीं आई, प्रेशर लो हो रहा है तो तूफान आ रहा है, प्रेशर हाई हो रहा है तो आप कह रहे हो साफ मौसम होगा। ये बेसिकली है क्या? बात समझ में आ रही है? इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर हमारे एटमॉस्फेयर में वायु का निर्माण कैसे होता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को और रिप्लाई भी करेंगे। ओके, देखो ध्यान से, मानकर चलो ये कोई भी दो स्थान है, ठीक है जी। यहां पे दो स्थान मान लेते हैं हम, कोई भी एक ए है और दूसरा स्थान जो है वो है बी। यहां क्या होगा? इनिशियल स्टेज में क्या होगा? यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर गैसेस भरी हुई है इक्विलिब्रियम में। बिल्कुल ऐसे मान लो जैसे स्विमिंग पूल है, उसमें पानी भरा हुआ है। जब आप वहां पे जाओगे, देखोगे खड़े होके, तो आपको दिखेगा कि पूरे के पूरे एरिया में लगभग समान ऊंचाई पर पानी भरा हुआ है। बेसिकली जो एयर होती है वो गैप फिलर का कार्य करती है, इतना आप सबको अच्छे से पता ही है। अब होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सब क्या भरी हुई है? गैस। बहुत अच्छी बात है। बी ऐसा स्थान है जहां टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या हुआ? यहां का टेम्परेचर बढ़ा। जैसे ही यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, टेम्परेचर बढ़ने पर यहां की हवाएं ऊपर उठेंगी। उठेंगी या नहीं उठेंगी? बिल्कुल उठेंगी सर। ये हवाएं यहां की ऊपर उठ जाएंगी क्योंकि लगातार गर्म हो रही है। और जब ये हवाएं लगातार गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो हवाओं का ऊपर उठना क्या कहलाता है? आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है कॉन्वेक्शन। इसको कहा जाता है संवहन। मेरे दोस्त एक बात बताओ सारे लोग कमेंट में, जब बी वाले स्थान से हवाएं ऊपर जा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया में एयर का अमाउंट कम हुआ या ज्यादा हुआ? आप बोलोगे सर यहां से एयर जब ऊपर चली, बिल्कुल ऐसे समझ लो ये चारपाई है। ये क्या है? चारपाई है। इस चारपाई पर इधर की साइड में चार लोग बैठे हुए थे और चार में से दो लोग उठ गए। जब दो लोग उठकर दूर हो जाएंगे तो चारपाई पर पड़ने वाला जो वजन होगा घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा, सिंपल सी बात है। दैट मींस यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा। और लो प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जो गैस थी वो गैस कम हो गई। यहां पर क्या हो गया? गैस कम हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जैसे ही इस वाले एरिया में गैस कम होगी तो याद रखना आप, फिर इधर वाले स्थान पर जहां गैसें बहुत ज्यादा थी, यहां से गैस तेजी से भागेंगी इस वाले स्थान को भरने के लिए। ये गैस क्या करेंगी? इस वाले स्थान को भरने के लिए तेजी से चलना शुरू कर देंगी। तो याद रखना, दोनों ही स्थानों के बीच में जब प्रेशर में डिफरेंस आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आया, तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या? गैसियस मूवमेंट क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? गैसियस मूवमेंट क्रिएट हुआ, यानी कि गैसों में गति हुई। बात को समझ रहे हो या नहीं? क्या हुआ? यहां पर गैसों की गति शुरू हुई। और जैसे ही गैसों की गति शुरू हो जाती है, देन इट कॉल्ड एयर, तब इसको कहा जाता है वायु। तो हवा कहां से आती है? हवा आती कहां से है? मेरी बात को समझ रहे हो? आपसे अगर कोई यह पूछता है कि हवा आती कहां से, आप क्या बोलोगे? आप सीधा सीधा बोलोगे कि सर हवा जो आती है वो कहीं से आसमान से उतर के नहीं आती है, या ऐसा नहीं है परियों के साथ आती है जो हवा आती है। हवा बनने के पीछे बेसिकली जो मेन रीजन है वो है टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर जहां बढ़ेगा वहां लो प्रेशर हो जाएगा। उस लो प्रेशर को भरने के लिए
आसपास के क्षेत्र से हवाएं आए, आसपास के क्षेत्र से गैसें आएंगी, और जब गैसें बहना शुरू कर देती हैं, गति करना शुरू कर देती हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसी को कहा जाता है क्या? आपका आंसर होगा एयर कहा जाता है। अंकित यादव के नाम से कमेंट आ रहा है, हवा पंखे से आती है। इतनी संपूर्ण जानकारी आपने बहुत डिग्रियां धारण करने के बाद हासिल की होगी। आपसे पूछा जाए पैसे कहां से आते हैं, तो आप सीधा बोलोगे पापा की जेब से आते हैं। लेकिन पापा तो इस बात को नहीं कह सकते ना कि पैसे कहां से आते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि जो अभी आप ओवर एक्टिंग की दुकान बन रहे हो ना, वो इसलिए बन रहे हो क्योंकि अभी आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि टाइम टू टाइम मिल रहे होंगे। जब खुद कमाना शुरू करोगे तब स्ट्रगल की दुनिया में आओगे। फिर 3 बार आप टीचर से ये पूछोगे कि सर मुझे टॉपिक समझा दो। इस बार मेरा क्लियर तो हो जाएगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। हमेशा याद रखना, लाइव क्लास में मेरा अपना मानना है, जो स्टूडेंट अगर नाटकखोरी कर रहा है, कोई ये कपिल शर्मा का शो थोड़ी है कोई कि अगर मैं कोई ऐसा कुछ बोलूंगा या कमेंट करूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। कोई टिकटॉक की क्लास थोड़ी चल रही है। ऐसी क्लास में अगर कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है तो समझ जाओ कि या तो वो जिम्मेदारियों से मुकर रहा है या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके पीछे यही कारण हो सकता है। ठीक है, अपनी बुद्धि को सुधारो, भगवान आपकी रक्षा जरूर करेगा। ओके, फाइनली हमें यह पता चल गया कि टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन आएगा तो ऐसी कंडीशन में गैसेस मूव करना शुरू कर देंगी, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एयर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस एयर की जो स्पीड होगी वो किस बात पर निर्भर करेगी? एयर की जो स्पीड होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी दोनों स्थानों के बीच में तापमान, उसमें दाब में कितना अंतर है। बात समझ में आ रही है? दोनों स्थानों के बीच में दाब में जितना ज्यादा अंतर होगा, इसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। भाई आप सोच कर देखो, एयर का सर्कुलेशन और वाटर का सर्कुलेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे आप वायुमंडल में ये वाला सेल टाइप में एक सर्कुलेशन पढ़ोगे, ऐसा ही वाटर में होता है। इसे ट्राई सेलुलर मॉडल कहा जाता है। और जो महासागरों में जो सर्कुलेशन होता है, महासागरों के सर्कुलेशन को कहा जाता है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। बात समझ में आ रही है? चलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं आगे बता रहा हूं। दोनों स्थानों के बीच में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है उसे कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसे नाम दिया जाता है फिर दाब प्रवणता बल। अब अगर आपसे यह पूछा जाता है कि इस विंड की स्पीड किस पर निर्भर करती है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पर। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, PGF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम। और PGF क्या है? दो स्थानों के बीच में होने वाले दाब में परिवर्तन या अंतर। मतलब कि दो स्थानों के बीच में दाब में जितना ज्यादा अंतर होगा, विंड स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? कल की क्लास में मैंने समझाया भी था आपको, ध्यान से सुनना। जैसे यहां पे इस वाली विंड ने तो इधर चलना शुरू कर दिया, ये ऊपर जाकर ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी होकर फिर ये यहां आकर गिरेगी। आगे बात समझ में? तो इसे तो कहा जाएगा विंड और इसे कहा जाएगा जेट स्ट्रीम। और जब हवाएं ऊपर से नीचे गिरती हैं ऐसे यूं, तो ऊपर से नीचे गिरने वाली वायु को कहा जाएगा क्या? इसे कहा जाता है डाउन वेलिंग ऑफ विंड। इसे क्या कहा जाता है? डाउन वेलिंग ऑफ विंड। इसको पवनों का क्या कहा जाता है? अवतलन कहा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो हवा ऊपर उठ रही है ये कैसी होगी? वार्म। जो हवा ऊपर से नीचे आ रही है ये कैसी होगी? कोल्ड। इस डायग्राम से फाइनली मुझे यह बताना था आपको, कल भी वैसे वाला मैंने समझाया था, ध्यान से सुनना। मुझे आपको बस एक बात यह बतानी थी कि जो एयर सर्कुलेशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन ही करवाता है। आप इस चीज को ध्यान से समझना। इस चीज को आप एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो कि वायुमंडल में होने वाला, वायुमंडलीय दाब में होने वाला परिवर्तन वायुमंडल में पवनों का संचरण कराता है। ध्यान से सुनो, वायुमंडलीय दाब में होने वाला परिवर्तन
वायुमंडल में संचरण कराता है। ग्रीन टी ठंडी होगी। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। वितरण दो तरीके से पढ़ेंगे हम। एक तो पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हाइट, और दूसरा पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। इसे बोलेंगे हम ऊंचाई के अनुसार, इसे बोलेंगे हम अक्षांश के अनुसार। समझ रहे हैं? चलिए, ऊंचाई के अनुसार क्या कंडीशन होगी? कोई भी एक ऐसा स्थान मान लेते हैं, ये कोई भी स्थान है, और यहां पर सेम हाइट लेते हैं, और मान लेते हैं कि खाली टंकियां हैं, कॉलम्स हैं। जैसे गांव में होती है ना गेहूं की टंकी, टंकी बोलते हैं उसको, या कुठिया बोलती है यूपी में। गेहूं जिसमें भरे जाते हैं बैसाख के महीने में। क्यों? कभी कभी याद कर लिया करो उन दिनों को जो गांव में होते हैं। अब ये खाली है, अब इनमें हमें एयर भरनी है, ठीक है ना? तो इन सब में एयर जब हम भरेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा किस में होगी, इसमें, सबसे कम किस में होगी, इसमें। यानी कि हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो कुठिया है उसका आकार कम होता चला जाएगा, ब्रज भाषा में, है ना? मतलब जो एयर कॉलम्स हैं इसका साइज लगातार कम होता चला जाएगा। और जब एयर कॉलम्स का साइज लगातार कम होता चला जाएगा तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने पर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। यही कारण है कि जब आप कहीं भी हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, जब आप सिलेक्शन के बाद लद्दाख जाओगे घूमने के लिए, तो वहां आपको यह दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों पर जब जाते हैं तो यह कहा जाता है कि भाई साहब ऑक्सीजन कम हो गई, यही कहा जाता है ना? तो ऑक्सीजन कम क्यों हो गई? ऐसा तो है नहीं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अकेली भागती फिर रही है, वो तो पूरा का पूरा मिक्सचर है ना। तो दैट मीन्स एयर कम हुई है, एयर कम हुई है तो एयर प्रेशर कम हुआ है। तो याद रखना, समुद्र तल पर ये क्या है, सी लेवल, ये है सी लेवल, और ये है क्या, माउंटेन। जैसे जैसे हम समुद्र तल से माउंटेन की तरफ जाएंगे एयर प्रेशर लगातार घटता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा जो हमें एयर प्रेशर प्राप्त होगा वो कहां होगा? आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा जो हमें एयर प्रेशर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा समुद्र तल पे। बात समझ में आ रही है? माउंटेन की अपेक्षा समुद्र तल पर प्राप्त होगा। अच्छा, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हमारी क्या कंडीशन होगी? इसमें क्या किया जाता है, प्रेशर को आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रेशर आइडेंटिफाई on surface with the help of latitudes, राइट? इसमें क्या किया जाता है तो ध्यान से सुनना, अक्षांश की सहायता से सतही दाब का दाब को पहचाना जाता है या वितरण किया जाता है, कुछ भी लिख दो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, वितरण किया जाता है। और जब दो लैटिट्यूड के बीच के रीजन को क्या कहा जाएगा फिर, है ना? मैं ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रेशर बिटवीन टू लैटिट्यूड,
कोई भी स्पेसिफिक लैटिट्यूड लेने हैं आपको, यानी कि दो अक्षांश के मध्य जो दाब का क्षेत्र होगा उसे क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है प्रेशर बेल्ट। मतलब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं दाब पेटी। इसी को वायुदाब पेटी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, तो आज के बाद आप क्या बताओगे? आप सीधा सीधा ये बताओगे कि जो प्रेशर बेल्ट है, ध्यान से सुनना, प्रेशर बेल्ट जो है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि कोई भी स्पेसिफिक लैटिट्यूड के बीच का क्षेत्र है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है उष्ण क्षेत्र। ओके, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या होता है? उष्ण क्षेत्र होता है। ओके, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है उष्ण क्षेत्र। तो कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच का क्षेत्र है वो? आपका आंसर होगा 10 डिग्री नॉर्थ से हाँ जी, मैं कह रहा था जी 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसी को लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहते हो, मजे आ रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, यहां से आपको पता चल गया कि प्रेशर बेल्ट क्या बवाल है। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, देखो प्रेशर बेल्ट क्या है। ये प्रेशर बेल्ट समझ में जिन लोगों को नहीं आती, खुश हो जाओगे आज पक्का, इस बात का मेरा दावा है। पूरा समझ आ जाएगा कैसे बनती है ये प्रेशर बेल्ट, क्या होता है इनके पीछे कारण। ये है जी 10 डिग्री नॉर्थ का क्षेत्र और ये है 10 डिग्री साउथ का क्षेत्र, इक्वेटर के दोनों तरफ। क्लियर है? ये पहली प्रेशर बेल्ट है जिसे कहा जाता है ट्रॉपिकल। इसको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल। ठीक है, ये है ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। फिर यहां पर आती है एक प्रेशर बेल्ट, ये होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, और ये होती है 90 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। इसके बाद में फिर एक बेल्ट आती है लगभग यहां पे। एक चीज हमेशा याद रखना, ये फिक्स नहीं होती है प्रेशर बेल्ट। तो किसी बुक में अगर एक आध डिग्री का डिफरेंस हो तो ये मत कह देना अरे सर विवेक सर क्या करवा दिया ये, हम तो ये पढ़े थे, या उसमें लूसेंट में तो ये दे रखा था। कई बार होता है स्टूडेंट रेफरेंस बहुत देते हैं, या पता है क्या बोलेंगे, सर इंटरनेट पे तो ये दे रखा है। उनको ये लगता है कि सर के पास तो नोकिया का फोन है, उनके फोन में इंटरनेट है ही नहीं, है ना। तो इन सभी झमेलों से बचना है आपको। ये होगा जी 45 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र। एक और उठा लेते हैं, अब एक होगा यहां पे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एक एक करके सबको फोड़ देंगे इनमें से जितने भी हैं यहाँ। 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री, इधर भी हो जाएगा ये 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री। देखो पहली प्रेशर बेल्ट तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। क्लियर है? इसके बाद में फिर एक ये प्रेशर बेल्ट है और एक है ये वाली प्रेशर बेल्ट। ये भी क्लियर है? वेरी गुड। फिर एक है ये वाली बेल्ट और एक है ये वाली बेल्ट। ये टोटल प्रेशर बेल्ट है। ओके,
सर जी आप पेड बैच में गुस्सा ज्यादा आता है प्रश्न पूछने पर, मुझे अभी भी गुस्सा आने वाला था, इतनी इसमें वो सिंबल्स लगाने की क्या जरूरत थी? उल्टी सीधी हरकतें करोगे गुस्सा आएगा। पेड बैच में पता है गुस्सा कब आता है? मैं टॉपिक समझाए जा रहा हूं, कमेंट आ रहा है जी पीडीएफ कब दोगे, 3 दिन बैच को बने हुए नहीं हुए, कमेंट आएगा जी मेरा कोर्स कब तक हो जाएगा। जब बैच बनेगा चिल्ला चिल्ला के बता दिया जाएगा किस एग्जाम के टारगेट करते हुए बनाए हैं, और फिर कमेंट आएगा मेरा ग्रुप डी का एग्जाम है, मेरा पेपर हो जाएगा। गुस्सा नहीं आएगा? अरे भाई पढ़ तो ले पहले। पीडीएफ ने भाई सब खून पी के रख दिया इसने। हर तीसरे स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है जी पीडीएफ दे दो। अब इस चीज को पूरी को नोटिस करो, टोटल बेल्ट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। मैं लिख देता हूं, जो टोटल बेल्ट है वो कितनी है? 7 है। कोई दिक्कत ही नहीं है। बट एक चीज आप नोटिस करो कि सेम बेल्ट यहां पे भी है यहां पे भी है, तो मुख्य में तो एक ही काउंट होगी ना, तो एक मान ली हमने। चलो ये यहां पे भी है यहां पे भी है, अरे या फिर सीधा सीधा यूं कह लो, ऊपर से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4, ये तो डिफरेंट है, बाकी ये तो रिपीट हो रही है ना, बाकी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि मेजर बेल्ट कितनी है, तो आप बोलोगे जी 4 है। मेजर बेल्ट कितनी है? 4। टोटल कितनी है? 7। अब मेजर कौन कौन सी है, तो मेजर भी देख लो कौन कौन सी है। जो ये वाली बेल्ट है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण। ठीक है, इनकी डिग्री हटा देता हूं मैं घोच पोच सी हो जाएगी पूरे में। इसको बोला जाता है क्या? सब ट्रॉपिकल। उपोष्ण। इसको बोला जाता है सब पोलर, यानी कि उपध्रुवीय। इसको बोला जाता है ध्रुवीय, यानी कि पोलर। टोटल कितनी बेल्ट हुई? 4। मतलब मुख्य बेल्ट कितनी हुई? 4। आगे बात समझ में? कितनी हुई? 4। अब ध्यान से सुनना, हमें यह चेक करना है इसी में से कहां हाई प्रेशर है कहां लो प्रेशर है। इन 4 बेल्टों की अगर मैं बात करूंगा, पहली तो ये हो गई, मैं इसको भी रफ कर देता हूं, देखो कौन कौन सी है। दूसरी वाली बेल्ट ये हो गई, तीसरी वाली बेल्ट ये हो गई, चौथी वाली बेल्ट ये हो गई। पता है इससे क्या जानकारी मिलेगी आपको? इससे जानकारी ये मिलेगी कि हवाएं किधर से किधर जाएंगी। मेरी बात को सुनना, पता है क्यों? ध्यान से सुनना, ये जो प्रेशर बेल्ट है यहां होता है लो प्रेशर, यहां होता है हाई प्रेशर। तो याद रखना हमेशा हवाएं जो होंगी वो इधर आएंगी। हवाएं किधर आएंगी? इधर आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि हवाएं यहां से कहीं भी चली जाए, नो। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि हवाएं किधर से किधर जाएंगी। पहले तो ये सीख लें, है ना, पहले तो ये सीख लें कि भाई कौन सी प्रेशर बेल्ट में प्रेशर हाई होगा, कौन सी में लो होगा। मैं एक एक करके इनको डिफाइन करना शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट होगा मेरा, ध्यान से सुनना, ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। बस मुझे कमेंट करके ये बता दो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर हवा का तापमान बढ़ेगा तो हवा फैलेगी या सिकुड़ेगी? बस ये बता दो। उष्ण वायुदा पेटी 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, बस। जल्दी से बताओ। सर बीपीएससी ऑनलाइन कोर्स लिया है आपका? एक मैराथन लगाएं प्लीज, क्वेश्चन नहीं बन रहा है।
आज सिलेबस फिनिश हो जाएगा, मैं भी तो देखूं क्वेश्चन कैसे नहीं बनेंगे। गर्म हवा जो होगी वो एक्सपेंड करेगी। देखो ध्यान से, ये जो प्रेशर बेल्ट बनती है ये किधर बनती है, तो ये बनती है बोथ साइड ऑफ इक्वेटर लाइन। ये बनती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। भूमध्य रेखा के दोनों ओर बनती है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। यह बात आपको अच्छे से पता है कि जो सूर्य की किरणें हमेशा इक्वेटर पर ज्यादा सीधी पड़ती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में इंसुलेशन हाई होता है। इंसुलेशन कैसा होता है? हाई। यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्यातप कैसा होता है? अधिक होता है। सूर्यातप अधिक होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना, मजेदार बात बता रहा हूं आगे। सर ये है 0 डिग्री इक्वेटर, सर यहां पर ये है 10 डिग्री नॉर्थ, और ये है 10 डिग्री साउथ। मेरी बात को गौर से सुनना, जब यहां सूर्य सीधी किरणें डालेगा अपनी, सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ेगी, आगे बात समझ में? जब यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा यहां का, इसमें तो कोई दोहरा है नहीं। जब यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पता है क्या होता है? यहां से हवाएं ऊपर उठती है। उठेगी नहीं उठेगी? इस पूरे के पूरे एरिया से हवाएं ऊपर उठ रही होंगी, यहां से ऐसे ही। तो पहली बात तो यहां से लेकर यहां तक लो प्रेशर हो जाएगा, राइट? मैं लिखता हूं यहां पर कि जब यहां पे इंसुलेशन ज्यादा होता है तो एयर क्या करती है? एयर वार्म एंड कॉन्वेक्शन स्टार्ट। यहां पे क्या होगा? एयर वार्म हो जाएगी और कॉन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी में लिखता हूं मैं, वायु गर्म होती है और संवहन शुरू हो जाता है। वायु गर्म होती है और वायु गर्म होने के साथ साथ क्या हो जाता है? संवहन शुरू हो जाता है। ओके, जब संवहन शुरू हो जाएगा तो इससे यहां लो प्रेशर प्रोड्यूस होगा। चलो ठीक है, लो प्रेशर हो गया। अब दिमाग लगा हुआ, जब ये हवाएं जाएंगी ऊपर की तरफ तो अपने साथ जलवाष्प भी लेकर जाएंगी। बोलो हाँ या ना? और जब अपने साथ जलवाष्प लेकर जाएंगी तो यहां बादलों का निर्माण करेंगी। तो एक बात बताओ, रेनफॉल होगी या नहीं होगी? यहां ध्यान से सुनना। सर आपने एक वीडियो में बताया था कि मैं चंदौसी गया था, रात में एक स्टूडेंट ने मेरी मदद की थी। सर अगर आप दोबारा चंदौसी आओ तो हमें भी मौका देना रेलवे स्टेशन पर। पहली बात तो ये, मैं ट्रेन से नहीं गया था, मेरे पास खुद का व्हीकल था, ठीक है? और मैं एक शादी में गया था। अगर मुझे लाइफ में कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगा। आपका कमेंट एक जगह मैंने कहीं और देखा था। थैंक यू सो मच मेरे भाई इतना सोचने के लिए। बट अभी हमें इक्वेटर पे रेनफॉल करानी है, तो चंदौसी आने से पहले यहां की बारिश में नहाना है पहले। इधर दिमाग लगा। यहां पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। जो ये वायु का संवहन हो रहा है, बेशक यहां पे लो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पे कैसा प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है? लो प्रेशर।
लेकिन जब ये ऊंचाई पर पहुंचेगा तो बादल बनेंगे, और बादल बनने से यहां पे याद रखना डेली रेनफॉल होती है, डेली रेनफॉल होती है। इक्वेटर के आसपास रोजाना वर्षा होती है। अब एक बात बताओ, जब रोजाना वर्षा होगी, जब रोजाना वर्षा होगी तो ऐसी स्थिति में यहां पर फॉरेस्ट होंगे या नहीं होंगे? तो यहां पर पाए जाते हैं हाई डेंस फॉरेस्ट। यहां पर हाई डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि सघन वन पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा सघन वन का? आप सब लोगों ने अच्छे से सुना होगा, अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन के वन। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट कहां से कहां तक है? तो आपका आंसर होगा 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, दैट मींस इक्वेटर लाइन के दोनों तरफ है। अब क्योंकि यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहां की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, नीचे लो प्रेशर बन जाता है, और ऊपर जब कंडेंसेशन होता है तो ऊपर कंडेंसेशन से होने से रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है। इसी को कहा जाता है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। बात समझ में आ रही है? चलिए, शिका नाम से कमेंट आ रहा है, सर प्लीज थोड़ा फास्ट करवाएं। क्यों, आपको भी चंदौसी जाना है क्या ट्रेन से? अच्छा, पता है मेरा ऐसा मानना है, जब मैं टॉपिक को पढ़ाता हूं, हर टीचर अपना 100% दे रहा होता है, इत्मीनान से करवा रहा होता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जो पहले तो ये बोलेंगे जी सिलेबस तेज कराओ, कुछ बोलेंगे हिंदी मत लिखो, इंग्लिश ज्यादा लिखो, कुछ बोलेंगे ऐसे मत कराओ वैसे कराओ। आप यहां सिलेबस को कंप्लीट करने आए हुए हैं या मुझे ये जज करने आए हुए हैं कि मैं कैसे करवा रहा हूं, क्या है? मतलब मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा। मतलब लॉजिक ये है कि मैं मंदिर जा रहा हूं पूजा करने, और फिर मैं भगवान से कह रहा हूं कि मुझे जो दो ना वो महीने की 15 तारीख से पहले दे देना, क्योंकि लास्ट में फिर पैसे खत्म हो जाते हैं। तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप आए क्यों आए थे यहां? आप बैच परचेज करते हो कुछ सीखने के लिए, अब कैसे सिखाना ये तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कुछ स्टूडेंट इतने महान होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एग्जाम तक सिलेबस करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। अरे भाई साहब, अगर ऐसा करेंगे कि एग्जाम के बाद में जाके सिलेबस करवाएंगे तो कितने बैच बना लेंगे, फिर कौन पढ़ना चाहेगा? तो कम से कम वो 10 दिन अपने इसी टेंशन में खराब कर रहे होते हैं कि सिलेबस पूरा हो जाएगा। अरे क्यों नहीं होगा यार? हमारे लिए भी कुछ जिम्मेदारियां छोड़ दो, या सारी जिम्मेदारियां आप उठा लोगे? क्यों? और कल की क्लास में मैं यूट्यूब पे कमेंट पढ़ रहा था, पुराने वाले बैच का एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि थोड़ा सही से पढ़ाया करो, पिछले बैच में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या लग रहा था, ट्रेन छूट रही है आपकी, बहुत स्पीड में कराया था। बस इतना बताओ, ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट समझ आई या नहीं आई? अगर ये समझ आ गई तो पोलर प्रेशर बेल्ट इसके जस्ट अपोजिट है। बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो ध्यान से। रोहित गेम चेंजर, दिमाग का गेम चेंज हो गया क्या? मैराथन करा दो, मैराथन करा दो, भाई साहब कह दिया कोर्स कंप्लीट होते ही कराएंगे। क्यों? तू एक काम कर, तब तक पैरासीटामोल खा ले, 650 mg वाली, सुकून मिल जाएगा तुझे। रुक ही नहीं रहा। दूसरी बेल्ट पर आ जाओ। दूसरी बेल्ट है पोलर प्रेशर बेल्ट। इसको कहा जाता है ध्रुवीय वायुदाब पेटी। सर ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य देवता है। अगर पोल्स की मैं बात करूंगा तो ये पोल्स हैं। यहां सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है।
बात समझ आ रही है? कहने का मतलब यह कि यहां हमेशा टेम्परेचर लो रहता है दोनों ध्रुव पर, राइट। मैं लिखता हूं, इस बात को पूरा लिख रहा हूं जैसे मैंने समझाया वही। पोलर रीजन में क्या होता है, यूट्यूब वालों समझ भी रहे हो या ऐसे ही मजे ले रहे हो? यहां पर क्या होता है, सनरेज इंसिडेंट, कैसे, सनरेज इंसिडेंट रिक्लाइन, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, ठीक है जी। अब जब यहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो ध्यान से सुनना, तिरछी पड़ने पर होगा क्या, टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। वेरी गुड। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहां चलने वाली विंड कैसी होगी, कोल्ड होगी। पवनें कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। और याद रखना, ठंडी पवन जो होती है वो हमेशा श्रिंक करती है, सिकुड़ती है। और जब सिकुड़ेगी तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी हाई होगी, यानी कि इसका जब घनत्व ज्यादा होगा, तो घनत्व ज्यादा होने पर एक बात बताओ, प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर होगा हाई। आज के बाद आप एक बात याद रखोगे कि ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर एकदम विपरीत स्थिति है। आगे बात समझ में, एकदम विपरीत स्थिति है दोनों ही जगह पर। ध्यान से सुनना, जहां भूमध्य रेखा पर वायु फैल रही थी, यहां सिकुड़ रही है, वहां पे वायु वर्षा कराती है, यहां पे वायु वर्षा नहीं कराती है। आगे बात समझ में, वहां पे विंड रेनफॉल कराती है, यहां रेनफॉल नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर वेपर मैक्सिमम होता है, पोलर रीजन में वेपर ना के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब होता है, और वहीं ध्यान से समझना, वहीं अगर मैं बात करूंगा ध्रुवीय क्षेत्र में, तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। आगे बात समझ में, विनोद पूछ रहे हैं कि सर वहां बारिश होती होगी ना, कहां है विनोद, कहां पे, पंचायत में, क्यों भाई? अबे नाम तो लिख, कहां की पूछ रहा है भाई, पोलर रीजन में या इक्वेटोरियल रीजन में? मैं लिख दूं यहां, रेनफॉल नहीं होती है। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था टीजीटी का बैच मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। 199 रुपए में एडमिशन ओपन है। और जो लोग ऐसे हैं जो पीसीएस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल वाला है। स्पेशल ज्योग्राफी का भी बैच है जिसमें लगभग 10-12 क्लास हुई है, और इसकी फीस चल रही है केवल 799 रुपए। दोनों ही बैच में एडमिशन ओपन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है ना। और ये जो नया बैच आया था, इसकी 3 क्लास मैंने फ्री करा दी, तसल्ली से समझ लो। जिसको ठीक लगे और ये लगे कि हाँ पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्कोर बेटर हो सकता है, वो जा सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, यहां पर जो हम टोटल क्लास कवर करेंगे वो लगभग 35 घंटे के करीब होगा, और यहां जो हम क्लास कवर करेंगे वो लगभग होगा आपका 150 से 170 घंटे के करीब मान लो। क्योंकि यहां टारगेट होगा सीधा सीधा पीसीएस का एग्जाम हो गया,
ठीक है, नेट जेआरएफ का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो गया, सीएपीएफ वाला जो एग्जाम होता है, आरओ एआरओ का हो गया। इन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए कंप्लीट कराया जाएगा इसको, जहां आंसर राइटिंग भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? ये जो 799 वाला है इसमें सीडीएस वगैरह सब कवर हो जाएंगे। ओके। और किसी को ये लगता हो कि पीसीएस को टारगेट कर सकते हैं या नहीं, तो इसी चैनल पे वीडियो पड़े हुए 2019 का, 20 का, 21 का, वो आप वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, डेमो वीडियो भी इस पे पड़े हुए हैं, वो भी डेमो वीडियो चेक कर सकते हो आप। तो ये वाला स्पेशल वाला बैच जो है वो टारगेटेड रहता है, जितने भी हाई स्टैंडर्ड के एग्जाम है उनको टारगेट करते हुए। दूसरी बात मैं पहले ही बता के चल रहा हूं, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वाले बैच में जाते हैं उनको वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये बैच लगभग 5 से 6, लगभग 5 महीने में कंप्लीट होगा। आगे बात समझ में? मतलब तसल्ली से कराया जाएगा, सुकून से। और इस वाले बैच का टारगेट होता है सैटरडे संडे में भी क्लास लेके 1 महीने में पूरा कराना। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी स्टैंडर्ड का एग्जाम देते हैं, एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है ना, और उसके बाद में यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, किसी भी स्टेट का लेखपाल है, पटवारी है, इन सभी के सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये वाला बैच ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक फीस कम दिख रही है बट कोई दिक्कत नहीं, 35 घंटे में सिलेबस हो जाता है। ये वाला फिर टारगेट इसी को लेकर के चलना, ये और नेट जेआरएफ। सीडीएस तो फिर इसमें आ ही जाएगा, बाकी छोटे एग्जाम तो आ ही जाएंगे। टीजीटी पीजीटी क्लास कौन लेता है सर? एक बार डेमो देखो। इस क्लास का जो डेमो है वो आपने देख लिया, स्पेशल वाले बैच का डेमो देखना, आप डिफरेंस दिखे तो तब आगे बात करना। मैं बताऊं सच में, क्योंकि अपनी वो आदत नहीं है कि क्लास में खड़े होके वो गुणगान गाए जाए कि मैंने ये किया है, वो किया है, ऐसा पढ़ाऊंगा, वैसा पढ़ाऊंगा। अपने को तो ये लगता है जितना आता है उतना पढ़ा दो बस, है ना। सही क्या है गलत क्या है वो तो तुम डिसाइड कर दोगे, तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, है। साल खांड में ब्याह हो लेगा तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर देश की जिम्मेदारी होगी, तो इतना तो आप डिसाइड कर ही लोगे कि क्या सही है क्या बुरा है। क्यों जी? चलो आज इतना ही रखते हैं, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भगवान आप सबको खुश रखे, जल्दी सिलेक्शन दिलाए। हंसते रहो लेकिन पढ़ते भी रहो, है ना। डेली की डेली आप ये जरूर अपनी कैलकुलेशन दिमाग में रखना कि आज मैंने अपना टाइम कितना खराब कर लिया, और आज पूरे दिन में मेरा आउटपुट क्या रहा, कितनी देर में पढ़ा, कहां गया, कैसे लोगों में गया। अगर आप डेली की डेली माइंड में ये थीम लेकर चल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको ऐसा मूवमेंट आना पड़ेगा जहां बैठकर आपको ये पछतावा होगा कि मैंने टाइम खराब कर दिया या मैंने कोई गलत स्टेप ले लिया। कई बार ऐसा होता है हम किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम अपना टाइम भी खराब कर रहे होते हैं और सब कुछ तहस नहस कर रहे होते हैं। और ये एज भी ऐसी होती है जहां हमें बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं, है ना। तो जिन लोगों ने ये मूड बना लिया है कि मुझे बिजनेस में नहीं जाना है, मुझे किसी और लाइन में नहीं जाना है, मुझे केवल और केवल तैयारी करके सिलेक्शन ही लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। चुपचाप से अपनी पढ़ाई में लग जाओ, है ना। हंसी मजाक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टारगेट रखते हुए कि भाई साहब मुझे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे मेरी पढ़ाई पर नुकसान हो या मेरा समय खराब हो। ठीक है जी, चलिए। तो जितने भी यूट्यूब पर स्टूडेंट हैं आप लोगों से विदा लेते हैं एक हफ्ते के लिए, मतलब मंडे तक के लिए। और मंडे को आप लोगों को एक बार आप चैनल पर आकर टाइमिंग चेक कर लेना। जीएस रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड कराया जाएगा, जहां मैं कंप्लीट जीएस का आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूंगा। टारगेट रखेंगे कम से कम एक दिन में 50 क्वेश्चंस तो करवाएं करवाएं। आगे बात समझ में? स्पेशल कौन से ऐप पर है? करियर बिल ऐप पर सारे कोर्स अवेलेबल हैं। और कौन सा ऐप आ गया नया?